अब हम लोग राइट टू रिकॉल पार्टी द्वारा प्रस्तावित वोट वापसी कानून केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री पर जो है उसको समझेंगे। अब इस कानून में सबसे पहले जो है ये कहता है कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री ये वोट वापसी पासबुक के दायरे में आएंगे और प्रधानमंत्री इस कानून को सीधे गैजेट में छाप के ला सकते हैं। यानी कोई भी ईमानदार प्रधानमंत्री है तो वो अगर जनता को वोट वापसी के कानून देना चाहता है तो वो सीधा 15 मिनट में अपने गैजेट में इस कानून को छाप के ऐसे के ऐसे उस पर मुहर मार के जनता को दे सकता है। उसके लिए उसे लोकसभा, राज्यसभा या फिर पक्ष विपक्ष सर्वदलीय पार्टी की मीटिंग इत्यादि वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो चाहे तो किसी भी समय उसको देश के नागरिकों को वोट वापसी पासबुक दे सकता है, जिसके द्वारा देश की जनता केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री इसकी कुर्सी बदली कर सकती है। तो इन कानून में कुछ टिप्पणियां हैं जिनके बारे में कहा गया है कि टिप्पणियां जो है वो कानून का हिस्सा नहीं है। उससे नागरिक और अधिकारी केवल और केवल अगर ठीक समझते हैं तो उसका उपयोग कर सकते हैं। उनसे धाराएं बनाकर इस कानून में से जोड़कर इसका उपयोग किया जा सकता है। अगर वे चाहें तो इसे जोड़ें, न चाहे तो नहीं जोड़ें। तो समय के साथ में अगर देश की स्थितियां अनुकूल होती हैं तो टिप्पणियों का उपयोग देश के नागरिक जो है वो अधिकारियों से करवा सकते हैं, या अधिकारी सुलभ तरीके से वोट वापसी का प्रक्रिया चले इसके लिए इन टिप्पणियों को धाराओं में जोड़कर उसका उपयोग कर सकते हैं। तो अब ये धारा 1 ये कहती है कि कौन से मंत्री जो है वो इस कानून के अंडर में नहीं आएंगे। तो कौन से मंत्री नहीं आएंगे? गृह मंत्री, फिर उसके बाद में रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री और नाभिकीय ऊर्जा मंत्री। अब इसमें से ये जो 4 हैं ये तो कैबिनेट मंत्री होते हैं, और उसके बाद में नाभिकीय ऊर्जा मंत्री ये एक और मंत्रालय हो गया। तो ये जो सारे हैं वो सीधे लगभग इनकी जगह पे प्रधानमंत्री ही जिम्मेदार रहेंगे। अगर इनके काम ठीक नहीं चल रहे हैं तो या तो प्रधानमंत्री ने खुद निकाल देंगे, या तो फिर देश की जनता प्रधानमंत्री की कुर्सी सीधे बदली कर सकती है। तो इन कानूनों के द्वारा ये जो 5 मंत्रालय हैं, इन 5 मंत्रालयों को छोड़कर बाकी किसी भी मंत्रालय की कुर्सी जो है वो जनता खुद बदली कर सकती है, उनको दिए हुए वोट वापस लेकर और वो वोट किसी और को ट्रांसफ़र करके। तो ये हो गया धारा 1। धारा 2 क्या कहती है कि इस कानून में मंत्री शब्द का जो अर्थ है वो ये है कि ऊपर के 5 मंत्रालय जो हैं उनको छोड़कर बाकी सारे मंत्रालय, तो ऊपर जो 5 मंत्रालय उनको छोड़कर बाकी सारे मंत्रालय इसमें आ जाएंगे। अब धारा 3 ये कहती है कि ये कानून आने के 30 दिनों के बाद तक वोट वापसी पासबुक देश के हर एक नागरिक को मिलेगी। अब वोट वापसी पासबुक क्या होती है इसका फ़ोटो हम लोग ये वीडियो समाप्त होने तक देखेंगे। तो वोट वापसी पासबुक हर एक नागरिक को मिलेगी और उससे प्रधानमंत्री और धारा 1 में जितने मंत्री हैं उनको छोड़कर बाकी सारे मंत्रालय में देश की जनता जब चाहे अपने पसंदीदा उम्मीदवार को उस कुर्सी पर बैठा सकती है। ठीक है। अब उसके बाद में ये करने के लिए अगर आवश्यक है तो देश की जनता SMS, ATM कार्ड, मोबाइल ऐप इत्यादि का उपयोग कर सकती है। तो वो चाहे तो इसका उपयोग किया जा सकता है, इसे समय के साथ में जोड़ा जाएगा। अब किस तरह वो इनका उपयोग करके क्या करेगी? वो किसी भी प्रत्याशी को जो किसी भी मंत्रालय या प्रधानमंत्री बनने के लिए उसने आवेदन दिया हुआ है उसको जनता समर्थन करके अपना हाँ दर्ज करवाएगी इन माध्यमों द्वारा। कौन से माध्यम? SMS से अपना हाँ दर्ज करवा सकती है, ATM से करवा सकती है, मोबाइल ऐप से करवा सकती है, और सबसे प्रमुख है वोट वापसी पासबुक ऑफलाइन माध्यम है। ये ऑफलाइन माध्यम है जिससे देश की जनता किसी भी प्रत्याशी को समर्थन कर सकती है, और प्रधानमंत्री पद के लिए हो चाहे और किसी मंत्रालय के हो, किसी को भी जनता समर्थन कर सकती है। ये सारे के सारे जो हैं वो ऑनलाइन हैं और ये वोट वापसी पासबुक ऑफलाइन है। ठीक है। अब उसके बाद में ये जो स्वीकृति है ये आपका वोट नहीं है, ये एक सुझाव है।
तो आप इस समय जो आप देंगे वो प्रधानमंत्री को एक सुझाव देंगे, और उस सुझाव से प्रधानमंत्री जो है वो लोकतंत्र का जो सिद्धांत है उसके अनुसार किसी भी मंत्री की कुर्सी बदली कर देगा। ये बात हम मान के चल रहे हैं, लेकिन आज के डेट में इस बात को हजम कर पाना ज़रा मुश्किल है कि कोई प्रधानमंत्री देश की जनता के सुझाव पर किसी मंत्री की कुर्सी बदली कर देगा। तो अब पहले से सुझाव रखा इसलिए गया है कि हम ये मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री ऐसा करेंगे। दूसरी बहुत ज़रूरी चीज़ इसलिए हम ये मान के इसको इसे रखा हुआ है कि हम कोई संवैधानिक विवाद नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि संविधान जो है किसी भी प्रकार से इस कानून का उससे टकराव। अब अगर करोड़ों जनता अगर प्रधानमंत्री को सुझाव देगी कि किसी मंत्रालय में जो मंत्री काम कर रहा है उसके कामकाज से हम खुश नहीं हैं, आप उसकी कुर्सी बदली कीजिए और उसके जगह पर इस प्रत्याशी को उस कुर्सी पर बैठाइए, तो इन करोड़ों जनता की बात मानने के लिए प्रधानमंत्री क्यों मजबूर हो जाएंगे, ये हम इन कानून के समाप्त होने तक देखेंगे। उसमें शहीद उधम सिंह जी की जो आत्मा है वो किस प्रकार उनको प्रेरणा देगी कि वो जो जनता कह रही है उसे करें, ये हम अंत में देखेंगे। तो ये स्वीकृति आपकी वोट नहीं रहेगा, ये एक सुझाव है, और सुझाव जो है वो किसी भी प्रकार से संवैधानिक अड़चन जो है वो प्रधानमंत्री के लिए क्रिएट नहीं कर सकता है। इसके अलावा अगर इसका और भी सुधार करना है तो धारा 8 में हम देखेंगे किस प्रकार इसे और जनता आगे चल के ये कानून लागू होने के बाद इसे सुधार सकती है। खैर आगे चलते हैं। धारा 4 प्रधानमंत्री एवं मंत्री बनने के लिए आवेदन। तो अगर किसी को प्रधानमंत्री या मंत्री बनना है तो वो अपने खुद सीधे उसके लिए आवेदन दे सकता है, या फिर वकील के माध्यम से एक एफिडेविट जो है वो कलेक्टर ऑफिस में जाकर देगा। उसकी उम्र जो है वो 30 साल तक होनी चाहिए। 30 साल या फिर उससे अधिक का कोई भी भारतीय नागरिक जो है वो अपने वकील के माध्यम से कलेक्टर ऑफिस में जाकर आवेदन कर सकता है। तो ये सिंपल सी बात है, ठीक है। और उसे जो राशि उसके लिए भरनी होगी वो राशि होगी जो एक एमपी होता है, एमपी चुनाव के समय जो कुछ शुल्क भरता है इलेक्शन कमीशन में या सरकार के पास, वो उसे जिला कलेक्टर के पास में जाके जमा करना होगा। एमपी यानी सांसद यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार जो है कोई भी प्रत्याशी जो है चुनाव में खड़ा हो सकता है। अब उसके बाद में कलेक्टर जो है इसे स्कैन करेगा, जो उसका आवेदन है उसे स्कैन करके वो क्या करेगा, वो वेबसाइट पर डाल देगा, जिससे देश का हर एक नागरिक देख सके कि किसी मंत्रालय के लिए कितने और कौन प्रत्याशी खड़े हुए हैं। तो हर देश का हर एक नागरिक देख सकेगा कि हर एक मंत्रालय के लिए कितने प्रत्याशी खड़े हैं और वो कौन हैं, और उनके बारे में सब कुछ पढ़ के समझ सकता है, अगर वो खुद से उन्हें नहीं जानता तो देश के सारे नागरिकों को इस तरह ये पता चल जाएगा। अब मतदाता उन्हें स्वीकृति देनी है या नहीं देनी है, और अगर देनी है तो किस प्रकार देंगे, तो ये धारा 5 में देखेंगे। कोई भी नागरिक किसी भी दिन अपनी वोट वापसी पासबुक या वोटर आईडी के साथ में कहाँ जाएगा, पटवारी कार्यालय। तो पटवारी कार्यालय जाकर वो प्रधानमंत्री या किसी भी केंद्रीय मंत्री को अपना समर्थन हाँ के रूप में दर्ज करेगा। अब इससे पहले अगर उसने किसी को वोट दिया है तो जैसे ही वो इसे हाँ करेगा, उनका समर्थन जो जिसके पास में पहले दिया हुआ है वो समर्थन वहाँ से संभव है कि वहाँ से निकल जाए और आके इनको मिल जाए। अगर उन्होंने किसी और को समर्थन दिया है तो वो समर्थन वहाँ से हटेगा और इनको आकर मिल सकता है। अब ज़रूरी ये एकदम निश्चित नहीं है कि वो किसी और का समर्थन जो है वो इन्हें मिल ही जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि एक साथ में वो 5 प्रत्याशियों को समर्थन दे सकते हैं, 5 प्रत्याशियों को स्वीकृति दे सकते हैं। तो अगर एक साथ 5 को देते हैं तो हो सकता है कि ये उन्होंने पहले किसी एक को दिया हो, अब वो दूसरे किसी को दे रहे हैं, तीसरे को दे रहे हैं, चौथे को दे रहे हैं, और ऐसे 5 तक को वो अपना समर्थन दे सकते हैं। तो इस प्रकार 5 लोगों को उन्होंने समर्थन दिया और वो 5 जो है वो समर्थन प्राप्त करेंगे। अब हर एक की संख्या, जिनको भी उन्होंने समर्थन दिया, हर एक की संख्या 1-1 से बढ़ जाएगी, ठीक है। और अगर उन्होंने किसी से समर्थन वापस लेकर इन्हें समर्थन दिया है तो उसकी संख्या घट जाएगी। जैसे कि हम लोग 5.2 में देख सकते हैं, स्वीकृति हाँ दर्ज करने पर
अच्छा ठीक है, ये तो मामूली बात है कि 3 रुपये का शुल्क देना होगा, और बीपीएल है तो 1 रुपये का शुल्क देना होगा। तो अगर आप किसी को स्वीकृति दे रहे हैं तो 3 रुपये का शुल्क आप भरेंगे, और अगर आप बीपीएल हैं तो मात्र 1 रुपये देना। अब ये देखिए, यदि मतदाता स्वीकृति रद्द करने आता है तो पटवारी को एक या अधिक नाम बिना कोई फीस दिए रद्द कर देगा। तो अगर किसी आपने 5 लोगों को समर्थन दिया है, 5 प्रत्याशियों को समर्थन दिया है, तो उसमें से अगर आप समझते हैं कि कोई अभी जो आपने मतलब समझा था कि ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन अब वो अगर उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, तो आप अपनी स्वीकृति रद्द कर सकते हैं, और किसी को ट्रांसफ़र करना है तो कर भी सकते हैं, नहीं करना है तो नहीं भी कर सकते। अगर आप कर देंगे तो वो किसी की बढ़ जाएगी, और अगर नहीं करेंगे तो रद्द हो जाएगी। लेकिन आपको कोशिश करके किसी न किसी एक को स्वीकृति देनी चाहिए, अपना वोट, अपना मत दिया ही जाना चाहिए। अब जो भी आप स्वीकृतियाँ दे रहे हैं, 5 लोगों ने आपको स्वीकृतियाँ दी, आप 5 लोगों को आपने जो स्वीकृति दी हुई है, वो हर महीने की 5 तारीख को कलेक्टर जो है वो पब्लिक करेगा, और हर सोमवार को जो आपका पटवारी है वो उसे पब्लिक करेगा। तो हर सोमवार को हर एक प्रत्याशी जो अभी कुर्सी पर बैठा हुआ है, या फिर चुनाव लड़ रहा है, या उस मंत्रालय को चाहता है, या प्रधानमंत्री बनना चाहता है, हर सोमवार को उसके वोट ऊपर नीचे उसे दिखाई पड़ेंगे। तो जनता किसी भी समय किसी भी समय कर तो सकती है, पर हर सोमवार को एक चुनाव का रिजल्ट आएगा, इस तरह का माहौल होगा। और हर महीने की 5 तारीख को कलेक्टर जब पब्लिक में जो सारे रिजल्ट्स आए हैं, जो सारी सहमतियाँ आई हैं, वो सारी सहमतियों को पब्लिक में करेगा, तो वो भी एक चुनाव के रिजल्ट का दिन होगा। यानी समझ लीजिए सीधा चुनाव हो रहा है हर एक मंत्रालय के लिए और प्रधानमंत्री के लिए, और ये 5 के 5 साल चलता रहेगा। और इन 5 साल के बीच में किसी भी सोमवार या 5 तारीख को उनका वोट इतना घट बढ़ सकता है कि उनकी कुर्सी चली जाए, और कोई भी एक प्रत्याशी जो है वो उस मंत्रालय पर आके बैठ जाए। तो अब कितने वोट कम ज़्यादा होने चाहिए वो आगे आएगा, तो हम देखेंगे उसको। अब देखिए, एक छोटा सा यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन से ये समझिए कि किस प्रकार 5 वोट दिए जा सकते हैं। 1 2 3 4 5 ऐसे बहुत सारे प्रत्याशी चुनाव में खड़े हैं। तो ये जो बहुत सारे प्रत्याशी खड़े हैं चुनाव में, इनमें अगर आप चाहें तो एक बार में कईयों को वोट दे सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि 3 भी ठीक है, 2 भी ठीक है और 1 भी ठीक है, तो इन सबको आप वोट दे के आएंगे तो सबकी जो वोट की संख्या है वो बढ़ेगी एक एक से। अगर आपको इनके बारे में 4 और 5 के बारे में नहीं पता, तो आपने इनको वोट नहीं दिया, तो इनकी संख्या नहीं बढ़ेगी। अब स्वीकृति रद्द करने की जहाँ तक बात है कि आपको ऐसा लगा कि मान लीजिए चुनाव होने के बाद में नंबर 2 जो है वो इस समय मंत्री है, पर आपको ऐसा लग रहा है कि 2 जो है वो अच्छा काम नहीं कर रहा, तो अगर आपने अपनी स्वीकृति जो है वो 4 के लिए कर दी, तो इनकी संख्या जो 1 से घट जाएगी और इनकी 1 से बढ़ जाएगी। और अगर आप स्वीकृति रद्द करने जाते हैं तो केवल और केवल 3 की स्वीकृति रद्द होगी। यानी अगर इनके पास 10 वोट थे तो 10 से 9 हो जाएंगे, और इनकी अगर आपने 1 की भी स्वीकृति रद्द की तो इनके पास भी अगर मान लीजिए 20 वोट थे तो वो 19 हो जाएंगे। लेकिन अगर आप वोट बदली करते हैं तो यहाँ पर ये होगा कि जो कैंडिडेट नंबर 4 था उसके पास जितने वोट थे उसकी संख्या 1 से बढ़ेगी, और कैंडिडेट नंबर 2 की संख्या 1 से घट जाएगी। तो इस प्रकार आप 5 लोगों को एक बार में वोट दे सकते हैं, और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये 5 में से कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो आप किसी की भी कुर्सी कभी भी बदली कर सकते हैं और अपना वोट जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अपनी स्वीकृति किसी के रद्द करना और वोट को ट्रांसफ़र करना, ये दोनों में का भेद जो है वो थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर एक टिप्पणी आ गई। टिप्पणी में कलेक्टर एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं कि SMS ATM कार्ड मोबाइल ऐप द्वारा जनता जो है वो अपना हाँ या स्वीकृति को दर्ज कर सके। तो ये सिस्टम बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे जैसे हमारे देश में जो ऑनलाइन सिस्टम है वो सुरक्षित है, ये देश के नागरिकों को और कलेक्टर को समझ में आता है, तो वैसे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में कोई समस्या नहीं है।
आज कईयों को ये डर लगता है कि SMS ATM कार्ड मोबाइल ऐप में आपके जो स्वीकृतियाँ हैं उसके साथ में मैनिपुलेशन हो सकता है। तो आज केवल और केवल हम वोट वापसी पासबुक पर डिपेंडेंट रहेंगे, जो कि एक ऑफलाइन सिस्टम होगा और जिसमें आपका जो स्वीकृतियाँ हैं वो मैनिपुलेट नहीं की जा सकेंगी, क्योंकि वो सरकारी तंत्र के हाथ में होंगी, जो कि सुरक्षित होगा। लेकिन हर एक का SMS, हर एक का मोबाइल ऐप उतना सुरक्षित हो ये ज़रूरी नहीं है। समय के साथ में देश में जैसे जैसे कानून व्यवस्था सुधरेगी वैसे वैसे इन चीज़ों को भी लाया जा सकता है और ये चीज़ें जैसे ही आ जाएंगी देश में स्वीकृतियाँ बड़े आसानी से लोग अपने मोबाइल से, ATM कार्ड से और मोबाइल ऐप से भी दे सकेंगे। अब इसके बाद में हम देखते हैं रेंज वोटिंग। अब ये रेंज वोटिंग क्या है? रेंज वोटिंग ये है कि जो ऐसे लोग खड़े हो जाते हैं चुनाव में जो किसी का वोट काटने, किसी अच्छे प्रत्याशी का वोट काटने के लिए हो गए या फिर केवल टाइम पास के लिए खड़े हो गए, और ऐसे लोग खड़े होकर जो होते हैं वो चुनाव का माहौल जो अच्छे लोग हैं उनके लिए बिगाड़ सकते हैं। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं कि रेंज वोटिंग करेंगे। यानी कि इसको समझिए कि ये इस तरह है कि अगर आप किसी को समर्थन करते हो तो किसी को आपने हाँ, किसी के लिए किसी को समर्थन किया या हाँ दर्ज किया तो उसे 100 अंक मिलेंगे। और किसी को अगर आपने किसी के लिए आपने नेगेटिव वोटिंग की, ठीक है, आप किसी का वोट अगर वापस ले, किसी से वोट वापस हाँ फिर से स्टार्ट करते। तो हम क्या समझ रहे थे? रेंज वोटिंग। तो रेंज वोटिंग में ये होगा कि अगर आप किसी को हाँ दर्ज करते हो तो आप उसके +100 या फिर ये समझिए कि आप उसे 100 अंक देते हो। क्या देते हो? 100 अंक। और अगर आप ये समझते हो कि आपने उसे समर्थन नहीं किया या उसे वोट नहीं देते या फिर उसे स्वीकृति नहीं देते तो उसके पास 0 अंक होंगे। और मान लीजिए कि आपको ऐसा लगता है कि ये जो खड़ा हुआ है ये केवल टाइम पास के लिए है और ये किसी अच्छे कैंडिडेट का काम खराब करने के लिए यहाँ पे खड़ा हुआ है, या फिर ये खड़े होने लायक नहीं है, ये करप्ट है या किसी तरह का गुंडा मवाली आदमी है जो खड़ा हो गया भ्रष्टाचार करने के लिए इत्यादि। तो आप क्या कर सकते हो? उसको जब आप एक साथ में 5 स्वीकृतियाँ दोगे तो जिसे आप अच्छा समझ रहे हो उसे आप 100 के 100 दे सकते हो, और जिसे कुछ नहीं, आज इसके बारे में आपको नहीं पता, आप उसे 0 पे छोड़ सकते हो। पर अगर आपको कोई ऐसा मिल जाता है जो टाइम पास है तो उसका आप क्या कर सकते हो? उसको -100 में अंक दोगे। यानी किसी ने अगर उसका समर्थन भी किया तो उसका 1 वोट आपने कम कर दिया। ये -100 अंक का मतलब है 1 वोट पूरा, ठीक है। अगर किसी को आपने स्वीकृति दी तो उसे पूरा 100 अंक मिलेंगे, अगर कुछ नहीं किया तो 0 मिलेंगे। और अगर आपने जिसे कहते हैं कि उसे ये जिसे कहते हैं -100 दे दिया तो आप क्या कर रहे हो कि अगर उसे कहीं से वोट मिलने भी वाला है तो उसका 1 वोट आपने कम कर दिया। इसे कहेंगे रेंज वोटिंग। एक रेंज होगी जिस रेंज के बीच में वोट दिया जा सकता है और वो रेंज के अंक जो होंगे वो +100 से लेके -100 के बीच में होंगे, ठीक है। तो +100 मतलब हाँ, और अगर कुछ नहीं तो मतलब 0, अगर आपने उसको टच ही नहीं किया। और अगर मान लीजिए कि आपने उसे अंक दिए तो वो -100 होंगे। अब मान लीजिए कि आप किसी को 70 अंक देते हो तो वो होगा 0.7 वोट। आप किसी को 30 अंक देते हो तो वो होगा 0.3 वोट। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हो? इस प्रकार आप अपनी संख्या देकर लोगों को उसके काम के अनुसार अपना वोट बांट सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया रेंज वोटिंग। ये रेंज वोटिंग का फ़ायदा ये होगा कि जो टाइम पास लोग चुनाव में खड़े होते हैं वो टाइम पास लोगों को जनता अच्छा सबक सिखा सकती है और उनके वोट जो है वो कम कर सकती है, और ऐसे लोग तब चुनाव में खड़ा होना और बंद हो जाएंगे। वैसे तो वोट वापसी पासबुक में आने के बाद ये लोग वैसे ही चुनाव में नहीं खड़े होंगे, लेकिन जब ये रेंज वोटिंग होगी तो इससे भी ये लोग और चुनाव में खड़ा होना बंद हो जाएंगे। अब अगली धारा देखते हैं, धारा 6, प्रधानमंत्री की नियुक्ति एवं निष्कासन किस प्रकार होगा। तो इसके लिए जो आपका वोट है उसे 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। प्रधानमंत्री का जो समर्थन है उसे 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वो क्या रहेंगे? एक तो ये रहेगा कि प्रधानमंत्री को सीधा समर्थन कितना मिला हुआ है। तो सीधा समर्थन जितना ज़्यादा मिला रहेगा वो एक संख्या होगी। यानी मान लीजिए कि
30 करोड़ लोग ये चाहते हैं कि अभी जो प्रधानमंत्री है वो अपनी कुर्सी बना रहे, तो सीधे चुनाव, प्रधानमंत्री का सीधा चुनाव में उसे 30 करोड़ वोट मिले। लेकिन जितने एमपी उसे सपोर्ट कर रहे हैं उसने वो उनको कह रहे हैं कि उन एमपीओं का जो कुल वोट है उसकी संख्या जो है वो 33 करोड़ है। तो एक तो 30 करोड़ लोगों ने प्रधानमंत्री को समर्थन दिया है, दूसरे एमपी जो है वो 33 करोड़ है। अब इनमें से अधिक जो है प्रधानमंत्री उसका चुनाव करेगा कि ये मेरी ताकत है, तो उसकी ताकत इस समय अधिक हो गई एमपीओं द्वारा जो कि 33 करोड़ है। तो 33 करोड़ लोगों का समर्थन पाके वो प्रधानमंत्री। अब अगर कोई चाहता है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी उसे मिले तो उसे 34 करोड़ वोटों का जुगाड़ करना होगा, यानी उसमें उसके पास में 34 करोड़ लोगों का समर्थन आना चाहिए। अगर 34 करोड़ लोगों का समर्थन यानी मौजूदा प्रधानमंत्री का जो अधिकतम समर्थन है उससे 1 करोड़ अधिक समर्थन अगर वो लेके आ जाएंगे तो वो प्रधानमंत्री बनेंगे अथवा नहीं। उनकी संख्या कितनी भी बढ़ जाए उससे कुछ नहीं होगा, पर प्रधानमंत्री के पास अगर 33 करोड़ का समर्थन है तो वो सीधे सीधे प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पर समझाई गई हैं, इसको आप पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि किसी का समर्थन चुनाव के समय अगर प्रधानमंत्री के पास 33 करोड़ का समर्थन है, अधिकतम समर्थन, वो चाहे एमपीओं के द्वारा हो या सीधे हो। अब चुनाव के बाद में क्या हुआ, किसी को 34 करोड़ का समर्थन मिल गया। ठीक है, यहाँ पे ये एग्जाम्पल एक 34 करोड़ का समर्थन मिल गया, लेकिन उसी समय प्रधानमंत्री का जो समर्थन है वो 35 करोड़ हो गया, तो भी प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी पे बने रहेंगे। ऐसा नहीं कि चुनाव के समय जो उसे मिला वो उसका आखिरी सीमा है, नहीं, उसके बाद भी अगर उनका समर्थन बढ़ता है तो वो जो समर्थन बढ़ेगा उसको भी उस प्रत्याशी को क्रॉस करना पड़ेगा, उनको ओवरटेक करना पड़ेगा इस 5 साल के बीच में, तभी वो जिसे कहते हैं कि प्रधानमंत्री बन पाएंगे। अब इसके बाद में अच्छा वो चीज़ यहाँ समझाई हुई है डिटेल में ज़्यादा। ठीक है, तो वही बात है, आप देख लीजिए उसे। अब धारा 7 में केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति एवं निष्कासन। अब केंद्रीय मंत्री का कैसे होगा, केंद्रीय मंत्री के लिए एक लिमिट सेट है, 30 करोड़ की लिमिट। कम से कम आपको अगर केंद्रीय मंत्री बनना है तो 30 करोड़ का समर्थन, स्वीकृतियाँ आपके पास होनी चाहिए। अगर 30 करोड़ का समर्थन है तो उसके बाद में जो मंत्री है उसको मान लीजिए कि 34 करोड़ का समर्थन है, तो आपको 34 करोड़ से एक ऊपर यानी 35 करोड़ होना चाहिए। तो आपके पास में कम से कम मिनिमम सपोर्ट वो होना चाहिए 30 करोड़ का, और उसके बाद में 30 करोड़ जितना भी उस मंत्रालय के मंत्री के पास समर्थन है उससे ऊपर 1 करोड़ आपको जाना होगा, तभी आपकी कुर्सी जो है वो बदली होगी, और जो पदासीन मंत्री है उसे कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, और जो दूसरा प्रत्याशी है वो उस मंत्रालय में जाके बैठ सकता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं जनता की आवाज़। जनता की आवाज़ में क्या है कि ये जो पूरा कानून है इसे जनता अगर बदली करना चाहती है, इसमें कोई धारा को बदली करना चाहती है, कोई धारा जोड़ने चाहती है या कानून में कोई बदलाव चाहती है, तो वो एक एफिडेविट के माध्यम से अपना आवेदन जो है वो वोटर आईडी इत्यादि के साथ में वो जाके इसे देगा कलेक्टर कार्यालय में, और कलेक्टर जो है इसे स्कैन करके डालेगा मुख्यमंत्री की वेबसाइट पर। तो मुख्यमंत्री की वेबसाइट पर ये चीज़ पहुंच जाएगी और देश के सारे नागरिक इसको देख सकेंगे और एक साथ में इसे समर्थन करना है या नहीं करना है वो डिसाइड कर सकते हैं। और जैसे जैसे मान लीजिए कि उसको समर्थन करना है तो लोग हाँ या ना जो है वो दर्ज कर सकते हैं। जैसे जैसे उसकी हाँ की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे उस पर सपोर्ट आएगा, और एक जिसे कहते हैं 51% नागरिक जब उसको समर्थन कर दें तो जिसे ये वो धारा बदली की जा सकती है, वो धारा हटाई जा सकती है या कोई दूसरी धारा जोड़ी जा सकती है। जैसे कि मान लीजिए कि जो सबसे पहला वाला पॉइंट था कि अगर देश की जनता प्रधानमंत्री को हटाने के लिए या किसी भी मंत्री को हटाने के लिए अपनी स्वीकृतियां दर्ज कर रही है, तो ये जो है वो वोट नहीं है, ये एक सुझाव है। ये प्रधानमंत्री मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते। ठीक है, तो कोई भी नागरिक चाहे तो ये इस धारा में ये बदलाव मांग सकता है कि इसे वो
बिल्कुल मानेंगे ही। वो जाकर धारा 8.1 के तहत या फिर जिसे कहेंगे कि जनता की आवाज़ के तहत एक एफिडेविट सबमिट करेगा कि ये धारा 3 जो है, ये धारा 3 में ये चीज़ का मैं बदलाव चाहता हूँ, कि वो एक सुझाव नहीं रहेगा, वो प्रधानमंत्री को मानना ही मानना है। तो इस प्रकार कोई भी कोई भी नागरिक जाएगा और उसकी मांग करेगा और मांग करने के बाद में उसे सबमिट कर देगा। अब सबमिट करने के बाद देश के नागरिक उसमें हाँ या ना में अपना मत व्यक्त करेंगे। अगर उस देश की 51% जनता उसका समर्थन करती है तो 51% जनता के समर्थन करने के बाद में वो एक कानून बन जाएगा और प्रधानमंत्री को उसको मानना ही मानना है। या फिर कोई नागरिक ये चाहता है कि कैबिनेट के जितने मंत्री हैं वो भी इस सीधे वोट वापसी पासबुक के दायरे में आए, तो वो ऐसी भी मांग कर सकता है। और 51% जनता अगर हाँ या ना में उसको समर्थन करती है तो जिसे कहते हैं कि उसे वो भी एक कानून हो जाएगा और प्रधानमंत्री को उसको मानना ही मानना है। तो इस प्रकार हम ये पूरे कानून में कोई भी बदलाव अगर चाहें तो कभी भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वोट वापसी पासबुक का सैंपल है। ये वोट वापसी पासबुक देश के हर एक नागरिक के पास होनी चाहिए और सरकार मान्य होनी चाहिए। और ये सरकार मान्य तब होगी जब देश के सारे नागरिक हर महीने की 5 तारीख को पोस्ट ऑफिस के बाहर एक जन आंदोलन करें। उस जन आंदोलन में एक पोस्ट कार्ड डालें और उस पोस्ट कार्ड में इस कानून की मांग रखें और पोस्ट कार्ड का जेरॉक्स जो है वो अपने पास नागरिक कर्तव्यता रजिस्टर बनाकर उसमें चिपका कर रखें। हर महीने की 5 तारीख को पोस्ट कार्ड डालने के बहाने पोस्ट ऑफिस के बाहर भीड़ करें। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भीड़ होने के बाद धीरे धीरे सरकार के ऊपर दबाव आएगा और ये एक बिना लीडर का, बिना मीडिया का एक आंदोलन होगा जिसमें देश के सारे नागरिक सहभागी हों। और जैसे जैसे उसकी संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे सरकार के ऊपर दबाव आएगा। सरकार को इस बात का भय लगेगा कि हर महीने की 5 तारीख को कितनी भी भीड़ पोस्ट ऑफिस के बाहर हो सकती है जिसे संभाला जाना मुश्किल हो जाएगा। आज हम देखते हैं कि मेरे पास जो आंकड़े हैं उसमें हम ये देख रहे हैं कि 175 पुलिस वाले 1 लाख पब्लिक की संख्या में है। तो अगर इतनी संख्या में लोग पोस्ट ऑफिस के बाहर जाके भीड़ करना शुरू कर दें तो मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री को या फिर जिसे कहते हैं शासन प्रशासन को इसको संभालना संभव हो पाएगा। तो हमें क्या चाहिए कि हम बिना किसी मीडिया के, बिना किसी नेता के इस जन आंदोलन में भाग लें और हर महीने की 5 तारीख को अधिक से अधिक अपनी मांग रखने के लिए पोस्ट ऑफिस के बाहर जमा हों और अपनी मांग जो है वो प्रधानमंत्री को इन कानूनों का हैशटैग या शॉर्टकट लिखकर प्रधानमंत्री को भेजें। तो ये हो गया इस कानून का हिंदी में एक्सप्लेनेशन। संभव है समय के साथ में इसका मराठी ट्रांसलेशन भी देखा जाए। धन्यवाद।